तो गाइस अब हम बोर पोस्टुलेट्स के बाद देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। इस मैथमेटिकल फॉर्म में हम निकालेंगे रेडियाई ऑफ बोर्ड्स, बोहर्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि हम जो रेडियस निकालते थे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा था, mv² अपॉन r, जो हमारा क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, वो किसके इक्वल था, kZe² अपॉन r²। ये इक्वेशन 1 थी हमारी। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल था। ठीक है, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, आल्सो सेकंड इक्वेशन इज क्या थी, वो mvr, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। यही निकाली थी हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस सेकंड इक्वेशन से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये NH हम ऊपर ही रखेंगे अपॉन 2π, और ये m और r नीचे आ जाएगा। ये सॉल्व होगी, v की वैल्यू फाइंड होगी। ये इक्वेशन 3 बन गई हमारी। ठीक है, तो अब हम इस 3 इक्वेशन को यूज़ करेंगे और फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि इस v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे v की जगह पे। तो क्या लिखना है, यूजिंग इक्वेशन 3 in 1। तो क्या है हमारी m, v क्या है ये हमने अभी निकाल ली है, NH अपॉन, ये मल्टीपल में है, 2π mr। ओके, और इसका स्क्वायर, mv का स्क्वायर था ना, अपॉन r इज इक्वल टू k। ये है हमारा कोलम्बियन फोर्स, Ze² अपॉन r²। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ये अगर स्क्वायर में है तो हम सभी का स्क्वायर कर देंगे। ये m अपॉन r हम अलग से रखेंगे। ठीक है, तो n² h² अपॉन 2 2 जा 4 π² m² r² होगी सॉल्व। अब उसके बाद हम ये एज इट इज़ जो हम पहले से लेके चल रहे हैं, r²। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं। r की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, एक बार हम पीछे बैक देख लेते हैं। n² h² अपॉन 4π² mkZe²। ये हमने कैसे निकाला है, देखो ये हमने r की वैल्यू फाइंड की है। r की वैल्यू कैसे फाइंड किया है हमने, ये इसी में से, जैसे n² h², ये m की वैल्यू थी जो हमने वो इसमें पुट कर ली। एक m से एक m कैंसिल हो गया था यहाँ से, और एक m यहाँ बच गया, ये स्क्वायर था इसलिए। तो एक स्क्वायर यहाँ आ गया, Ze² हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, ये आपने देखा कि हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक m से एक m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Rn की वैल्यू n² h² अपॉन 4π² m, के यहाँ से Ze², ये इसके अपॉन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो Rn की वैल्यू हमें वापस से क्या लेनी है, ये n² और z, ये हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये वेरी करती है टर्म, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ताकि उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, और ये बाहर जो ब्रैकेट के हैं इनकी तो मतलब जो इनकी वैल्यू हम रखेंगे, जो लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होएंगी। तो mkZe
जेड तो सॉरी ये जेड नहीं लेना, जेड ने बाहर निकाल लिया, जेड ई स्क्वायर। तो आर एन की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, एन स्क्वायर अपॉन जेड। इस पूरे की टर्म अगर हम सॉल्व करें, मतलब सबकी वैल्यू लें, एच की अलग, प्लैंक्स कांस्टेंट की, पाई की, एम की, ये अलग अलग वैल्यू अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 529 इंटू 10 की पावर -11, ओके मीटर। और मतलब ये हमारे पास इस कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई। और अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो हम क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन 1 होता है और जेड उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। तो आर एन हाइड्रोजन के लिए क्या निकल जाएगा, इसको ये तो पूरा 1 ही हो गया, तो ये तो सिंपल इतना ही हो गया। सॉरी ये 5.29 था, 29 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की रेडियस निकल गई, ठीक है। तो उसके बाद हम एक सेकंड टॉपिक यानी कि इसी में इंक्लूड है ये, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि अब हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल एनर्जी ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था पहले, अगर आपको याद हो तो हमने टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ एनर्जीज़ हैं, उनका सम करना है। हमारे पास बेसिकली 2 ही एनर्जीज़ हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमने पहले इक्वेशन ली थी उन्हीं का यूज़ हम करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, वो थी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की एनर्जी थी, बिल्कुल mv² अपॉन r। ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके इक्वल था, कोलम्बियन फोर्स के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, kz² अपॉन r², ओके। अब काइनेटिक एनर्जी जब हम देखते हैं तो बेसिकली उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है कि ½ mv², हम इस टर्म में उसकी बात करते हैं। तो इसको वैसे टर्म बनाने के लिए उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एनर्जीज़ को। तो ½ mv² अपॉन r इज इक्वल टू ½ kze² अपॉन r², ठीक है। तो हम आगे इसको फर्दर करेंगे। ये इक्वेशन हम लगा लेते हैं, ए कुछ भी लगा लो इसको। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल लेंगे, एक तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और इनटू में उसका चार्ज होगा, कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेशनरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, kZe अपॉन r इज इक्वल टू -e। और सॉरी यहाँ इनटू है तो यहाँ भी इनटू होगा, ठीक है। तो गाइस जैसे हमने यहाँ देखा था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था हमने, और उसके बाद इसकी हाफ कर दी थी दोनों साइड, तो एक आर से यहाँ एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हमने यहाँ पोटेंशियल ले ली और ये चार्ज है -e, ये हमें विद साइन लेना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -e है तो माइनस साइन आएगा kZe। यहाँ पे e एक और था तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम अपॉन r, ओके। इसको हम देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन लिया है हमने। चलो बी लगा लेते हैं इसको,
बी इक्वेशन कर लेते हैं। तो यूजिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 4, तो ई हमारे पास एनर्जी क्या आएगी, टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं हम, तो के जेड ई अपॉन 2r माइनस पहले तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल क्या है, के जेड ई अपॉन आर इंटू ये चार्ज हमने माइनस में लेना है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के जेड ई, माइनस का साइन तो हमने पहले ले लिया, और ई का स्क्वायर अपॉन आर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन बी। ठीक है, तो ए और बी इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास जो ए इक्वेशन आई थी वो क्या थी, हाफ के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर, इसको हम कैसे मान लेते हैं कि के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, और माइनस में के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर, ये है इक्वेशन बी जो हमने अभी अभी सॉल्व की है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, तो जो के जेड ई अपॉन आर है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर भी था मैंने देखा नहीं, स्क्वायर, और कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ये 2 था और ये हाफ बन जाएगा, हाफ माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, तो आप सभी को पता है कि क्या बन जाएगा हमारा, माइनस साइन हो जाएगा इसका, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7। ओके, तो r की वैल्यू तो हमने पहले से ही निकाल ली है, ये 7 भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कुछ पुट करना पड़ेगा अभी कुछ निकालने के लिए। तो r की वैल्यू हमने पहले निकाली थी यहाँ पे, ये एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड बाहर निकाल लेते, ये वेरी करते हैं, और कांस्टेंट हमने अंदर रखे थे, है ना, हाँ, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, जेड तो था ही नहीं, जेड तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इसको पहले से ही हम पहले की तरह लिखते हैं क्योंकि हमें ये एज इट इज़ ज़रूरत पड़ेगी, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 मान लिया, वैसे पहले हमने निकाल रखी थी ये, लेकिन इसको कुछ मानना नहीं था, तो ये हमारी आर है। तो यूजिंग इक्वेशन 8 इन 7, तो 8 का यूज़ हमने 7 में करना है, 7 में करने का मतलब है आर की वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या निकलाएगी हमारी, माइनस के जेड ई स्क्वायर, ये है एज इट इज़ क्योंकि इसमें आर नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या है बोलो, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या निकलेगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में यहाँ पे 2 था ना, 2 करा था हमने, तो 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, ई की वैल्यू वापस से इसको सॉल्व करते जाना है बस, 2 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमने ऊपर ले ली, के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर
नहीं, जेड स्क्वायर करेंगे पहले, फिर ई की स्क्वायर, एक ई का स्क्वायर यहाँ है, एक ई का स्क्वायर यहाँ है, तो ई की 4 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। और जेड स्क्वायर ये भी हमारी वेरी करती है, एटॉमिक नंबर है। और एन स्क्वायर ये भी हमने नंबर लेना पड़ता है, ठीक है, कोई मल्टीपल में लेना पड़ता है, इसलिए ये बाहर निकाल ली हमने। तो ई की वैल्यू जो ये कांस्टेंट है इन सब के मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये तो वेरी करती है वैल्यू, जो भी होगा इसमें मिल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, ओरिजिन ऑफ स्फेरिकल लाइंस इन एटम। हमने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली। इसके बाद एक जनरल फार्मूला भी फाइंड करना है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले की वाली इक्वेशन ही हमारी यूज़ होंगी, आई होप आपने ध्यान से सुनी होंगी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, आपने पिछली वीडियो में देखा हो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है। उसमें यही था कि भाई एनर्जी एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा कांस्टेंट है एच म्यू इज इक्वल टू E2 - E1, ये हमारा एनर्जी डिफरेंस है एच म्यू। एच तो क्या होता है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और म्यू की वैल्यू तो आप सभी को पता है कि एच तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और म्यू की वैल्यू होती है C अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल है, E2 - E1 के इक्वल है। तो हमें पता है, हमने वैल्यू तो फाइंड कर ही ली है। तो आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने E की वैल्यू फाइंड की थी, तो E2 और E1 की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमने n की वैल्यू ली है, E1 की जगह हम n1 पुट कर देंगे, E2 की जगह n2 पुट कर देंगे बस। तो पुट करते हैं, E2 की वैल्यू क्या है, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन एच स्क्वायर के बना दिया इसका n2 स्क्वायर, यानी कि 2 है ये, और 1 क्या होगी 1 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर n1 का स्क्वायर, यानी कि E की वैल्यू 1 है तो n हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। बाद मैंने बताया था आपको सी म्यू की वैल्यू क्या होती है, C अपॉन लैम्डा। और हमने वैल्यूज़ अभी फाइंड किया है E2 - E1 की। तो पहले 2 की वैल्यू लिखते हैं E2 की, तो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस करते हैं, तो एक माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस आएगा, मैं लगाना भूल गई थी। तो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर n E1 था तो n1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम प्लस ही कर देते हैं, इतना बड़ा। तो एच C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4
जेड स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर। हमारी सिर्फ N1 और N2 अलग अलग हैं, वो सिर्फ एनर्जी की वजह से, E1 और E2 की वजह से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1/N1 का स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट में अलग हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट निकल गया, ये हमारा वेरी करती हैं वैल्यूज़। ओके, और 1/λ, तो 1/λ इज इक्वल टू हमारा होता है जो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होती है, वो हमारा होता है म्यू बार, यानी कि वेव नंबर के इक्वल। ठीक है, तो हमने एक टर्म निकाली थी ये ऊपर वाली, तो इसमें हम सी किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो हमारा ये सी एच होगा, ये सी एच हम नीचे ले आएंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर E4 जेड स्क्वेयर अपॉन ये सी एच नीचे आएगा तो सी एच की क्यूब। ठीक है, और ये 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर इसमें आ जाएगा, ये हमारा पहले से ही कॉमन था। ठीक है, तो अब ये सी एच लैम्डा निकाला था तो 1/λ होएगा, क्योंकि सी एच हमने नीचे ले लिया तो इसकी जगह पे 1 बच गया। अब हमने लेना है एक कांस्टेंट। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे कि जेड और एन हमारा वैरिंग नंबर है और ये बदलता रहता है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा ही अलग लिखते हैं हम, तो एक वैल्यू हम पहले ही अलग निकाल लेते हैं, वो है 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन CH3। ठीक है, ये हमारा रिगबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ये जो वैल्यू है आप याद भी रख सकते हो, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वो कांस्टेंट, रिगबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखो, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो वैल्यू क्या होती है 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर E4 अपॉन CH3। ये हम निकालते आ रहे हैं, तो अगर हमें निकालना आता है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। ठीक है, तो R की वैल्यू, अगर ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.097 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो ये हमारा पोहर पोस्टुलेट्स विद मैथमेटिकल डेरिवेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। धन्यवाद।